अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सेकेंड ईयर के एक और केमिस्ट्री के लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और आज जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 एल्काइल हैलाइड्स, और जिसमें आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक एक लेंदी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शंस। यानी कि मेन जो आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो होगा एलिमिनेशन रिएक्शंस का। और क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन जो दो टाइप के होते हैं उन दोनों टाइप्स को डिस्कस करना है, और इसके अलावा ये जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं इनका मैकेनिज्म क्या होता है उसको समझना है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करते हैं जैसे कि आपको अभी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में कोई भी नॉलेज है नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात, कौन से रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे? तो एलिमिनेट होना, जिसके अंदर कोई ना कोई कमी आ रही होगी। तो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड आ रहा है एलिमिनेशन, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई चीज़ कम हो रही है, यानी कोई ना कोई चीज़ रिमूव हो रही है। अब क्या चीज़ रिमूव हो रही है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है, तो ईजिली हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर, याद रखो, रिमूवल होता है ऑफ टू एटम्स, ठीक है ना। दो एटम्स का, या एटम नहीं तो इस तरीके से समझ लो कि दो ग्रुप्स का जो है वो रिमूवल होता है, ठीक है ना। और ये रिमूवल कहाँ से होगा? ये होगा फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। जो साथ साथ के कार्बन एटम्स हैं उनसे हो रहा होगा, ठीक है ना। जो साथ साथ के एडजेसेंट एटम्स हैं कार्बन के किसी मॉलिक्यूल के, वो होगा। और फिर याद रखो आखिर के अंदर क्या होगा, ये जो ब्रेक होगा तो फिर नतीजे में बनेगा टू फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। कोई मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। मल्टीपल बॉन्ड का मुराद हो जाता है कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो अभी आपके सामने जो लिखी हुई है वो एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है। एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि मैंने नाम से ही बताया, एलिमिनेशन होगा, किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी, ठीक है ना। किस चीज़ की कमी होगी? दो एटम्स की कमी होगी या दो ग्रुप्स की कमी होगी, और दो साथ साथ के कार्बन से, दो एडजेसेंट कार्बन से, और नतीजे में फिर वो आपस में जो कार्बन एटम्स हैं वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि डबल बॉन्ड बनाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और अगर मैं इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाऊँ या थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो देखो, अगर हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको इथाइल क्लोराइड की एग्जांपल देता हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल देख लो। एग्जांपल के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर इथाइल क्लोराइड की। इथाइल क्लोराइड यानी कि CH3 CH2 और साथ में कंबाइन हुआ वो होगा क्लोरीन, ठीक है ना। अगर इस एल्काइल हैलाइड को हम हीट करते हैं, ठीक है ना, हम इसको हीट करते हैं फॉर एग्जांपल एल्कोहलिक पोटैश से, ठीक है ना, यानी कि KOH से। पोटैश है और एल्कोहलिक भी है, OH उसके अंदर शामिल है, ठीक है ना। इसको हम हीट करते हैं इसके साथ, तो क्या होगा? नतीजे में एक जो हमारे पास हेलोजिन का मॉलिक्यूल है, कोई सा भी हो सकता है, तो फिलहाल जो हेलोजिन यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है ना। वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और नतीजे में यहाँ पर जो आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है रिएक्टेंट के अंदर, कार्बन कार्बन के दोनों में सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। यानी कि अभी आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, मैं लिख देता हूँ। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर एक इथाइल क्लोराइड है, ठीक है ना, और ये एल्कोहलिक पोटैश मौजूद है। दोनों को हमने हीट किया, और हीट करने के बाद अब कोई ना कोई अल्कीन बनेगा, और अल्कीन बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड बनेगा CH2, और डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, और साथ में क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेशन होगी, और जो पोटैश है ये जाके कंबाइन हो जाएगा और हमारे हेलोजिन के साथ, और नतीजे में फॉर्म होता है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ मिल गई? यहाँ पर अभी आपको ये देख लो कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया है ईथीन। ईथीन मिला, डबल बॉन्ड आ गया, और बाकी वाटर बन गया। तो मेन जो बात आपको समझाई थी मैंने, वो यहाँ पर एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से रिमूवल हुआ, यहाँ से रिमूव हो गया क्लोरीन, और जब क्लोरीन रिमूव हुआ तो जो दो साथ साथ के कार्बन थे, एडजेसेंट कार्बन थे, वो आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। डबल बॉन्ड बनाने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने बना दिया ईथीन, जो मेरी मिसाल के मुताबिक है, ठीक है ना। और बेसिकली इसके पीछे जो मैकेनिज़्म है ना, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये काम करता किस तरीके से, ठीक है ना। इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको समझा सकते हैं आपको। अब पूरी बात को समझने के लिए ना आपको कुछ चीज़ों की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। हम एक ऐसे अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन एटम है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ऐसा ज़रूरी है, ठीक है ना। और जो कार्बन एटम है
इधर आप देख लो, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, कार्बन एटम जो है वो हेलोजन के साथ भी कंबाइन हुआ है डायरेक्टली, ठीक है ना। ये वाला जो है ना कार्बन। अब याद रखो जो कार्बन डायरेक्टली, यानी कि अगर मैं इसको दोबारा से इधर बना देता हूँ, लेट से मैं एक मिसाल बनाता हूँ। यहाँ पे कार्बन आ गए, 3 कार्बन आ गए और इसके साथ एक हेलोजन को हम एक्स से शो करते हैं। और यहाँ पर कुछ भी आगे हो सकता है, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, कोई सा भी रेडिकल हो सकता है। और यहाँ पर आ गए हाइड्रोजन। अब ये आपको सीधा सीधा ना एक एल्काइल हैलाइड नज़र आ रहा है। याद रखो वो कार्बन जो कि डायरेक्टली कंबाइन हुआ हुआ होता है, जो डायरेक्टली कंबाइन हुआ हुआ होता है हमारे हेलोजन एटम के साथ, यानी कि ये वाला कार्बन, ठीक है ना, ये कहलाता है अल्फा कार्बन, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कहते हैं पहले को, तो समझ लो हमने वहीं से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं हेलोजन से, तो ये पहला हो गया। और उसी के साथ साथ जो उसके बराबर वाला होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बीटा कार्बन। इसी के साथ साथ वाला कहलाएगा बीटा कार्बन। और इसी तरीके से आप समझ जाओ कि जो तीसरा वाला है वो कौन सा कार्बन कहलाएगा, वो कहलाएगा गैमा कार्बन। ये सब टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए आगे सारी बात को समझने के लिए, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से इस बात को समझो कि वो हाइड्रोजन एटम जो कि बीटा कार्बन के साथ अटैच होगा वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। वो हाइड्रोजन जो बीटा के साथ अटैच होगा वो कौन सा हाइड्रोजन कहलाएगा, वो कहलाएगा बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। और याद रखो ये जो बीटा हाइड्रोजन है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा और, कि जो बीटा कार्बन है ये क्या है। बीटा कार्बन की खास बात यह है कि जो बीटा कार्बन है इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। ये थोड़ा सा एसिडिक होगा नेचर के अंदर, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जो हमारा हेलोजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो यकीनन ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन होगा वो स्लाइटली एसिडिक होगा एज़ कम्पेयर टू दैट, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर होता है। अगर आपको बताऊं तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ना मेन 3 स्टेप्स के अंदर होगा, तो उसको आप समझ जाओगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होता है, सबसे पहले रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, स्टेप नंबर 2, ठीक है। उसके बाद रिमूवल होता है हमारे रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। हेलोजन एटम का रिमूवल होता है, यानी कि वो हैलाइड आयन बन जाता है। और तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए कि क्या मामला हो रहा है, तो याद रखो तीसरे नंबर के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस के दरमियान में होगा, याद रखो अल्फा कार्बन जिसके साथ हैलाइड मौजूद था, और उसी के बराबर वाला कौन सा होता है, बराबर वाला होता है उसी के बीटा कार्बन। ये 3 स्टेप्स के अंदर ये काम होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर 2 ग्रुप्स जो है या 2 एटम जो है वो रिमूव होंगे, जाहिर सी बात है। इसी वजह से जो है वो इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह से जो है ना रिमूवल हो रहा है। सबसे पहली बात ये है कि रिमूवल होगा बीटा हाइड्रोजन का। बीटा हाइड्रोजन यानी कि ये वाले कार्बन बराबर वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है उसका रिमूवल हो जाएगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे जो हेलोजन होगा ये यहाँ से रिमूव होगा, यानी कि हैलाइड आयन बनेगा। और आखिर में ये जो अल्फा और बीटा वाले कार्बन है इनके दरमियान में बन जाता है डबल बॉन्ड। तो बेसिकली आपने इन 3 स्टेप्स को जहन में रखना है, चाहे जिस भी टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन को जो है वो हम लोग स्टडी कर रहे हों, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़रा आ जाते हैं इसके मैकेनिज़्म के ऊपर, क्योंकि एक बहुत अहम काम ये है कि हमें इसके मैकेनिज़्म को समझ लें। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज़्म को समझना है, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पर ह्यूज़ 2 साइंटिस्ट थे। सबसे पहली बात एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ह्यूज़ ने और इनगोल्ड ने, इन 2 साइंटिस्ट ने 1941 के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन को बताया, एक्सप्लेन करा, और उनके मुताबिक ये 2 मैकेनिज़म्स के तहत होता है, जैसे कि हमने न्यूक्लियोफिलिक में भी पढ़ा था। बिल्कुल एलिमिनेशन रिएक्शन में भी उसी तरीके से होता है। किस तरीके से होता है, सबसे पहले यहाँ पर होती है बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा रिएक्शन का जो रेट है, इस वजह से बायोमोलिक्यूलर कहलाता है। और जो दूसरा वाला है, अच्छा इसको हम E2 भी कहते हैं, ठीक है, E2 रिएक्शन। और जो दूसरा वाला है ये कहलाता है यूनिमोलिक्यूलर। और अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद होगा ना तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनमें ये तो सिमिलैरिटी नज़र आती है। यूनिमोलिक्यूलर 2 स्टेप्स में होता है, बायोमोलिक्यूलर 1 स्टेप के अंदर होता है।
और फिर बात यह है कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है E1 के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इस वजह से उसको E1 कहते हैं और इसको E2 कहते हैं। ठीक है, तो अब इस बात को समझ लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे यहाँ पर बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन की। नंबर 1 हमारा पहला बायोमॉलिक्यूलर नाम से जाहिर है 2, एलिमिनेशन यानी कि हमारे E2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। E2 रिएक्शन की खास बात, जब जैसे मैंने आपको बता दिया बायोमॉलिक्यूलर, यहाँ पे जो रेट है वो डिपेंड करेगा हमारे पास 2 एटम्स के ऊपर। ठीक है ना, ये जो रिएक्शन है इसके ऊपर याद रखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of 2 molecules। 2 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूलर। ठीक है ना, ये E2 रिएक्शन। सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, बायोमॉलिक्यूलर से क्या मुराद है। बायोमॉलिक्यूलर से हरगिज़ जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स मुराद नहीं है, बल्कि आप ऐसा समझ लो कि उल्टा हिसाब किताब होता है। बायोमॉलिक्यूलर के अंदर एक ही स्टेप होता है और जो यूनिमॉलिक्यूलर होगा उसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूलर के अंदर होता क्या है बेसिकली, मैं आपको समझाता हूँ, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बायोमॉलिक्यूलर ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड होता है और यानी कि जो सबस्ट्रेट होता है वो अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियोफिलिक को, बेस को, और ये सब कुछ जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर होता है और इसी वजह से यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूलर है। एग्जाम्पल देखो सबसे पहले ना, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसे कर लो कि ये आ गया हमारे पास OH नेगेटिव और कोई भी एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊँ ना, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर है ज़्यादातर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर होते हैं। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये वाला हो गया और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो किस में होते हैं। बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन दरअसल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के अंदर होते हैं और वो टर्शरी में होते हैं। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर होंगे और वो जो है वो टर्शरी में होंगे। चलो बहरहाल जब बारी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो कोई एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। लेट से हमारे पास आ गया इधर कार्बन, ये भी 2 कार्बन बना लिए और इसके साथ कुछ भी जो है वो रेडिकल जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 हाइड्रोजन, एक ये आ गया, एक ये आ गया और इसी तरीके से एक ये आ गया और एक ये हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर जो है वो कोई भी अल्काइल हैलाइड जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, ये साथ इसके जुड़ा हुआ है तो ये अल्फ़ा हो गया है, ये बीटा हो गया, यानी कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो ये वाला है बीटा हाइड्रोजन। या ऊपर से बात को समझ लो, एक ही बात है। अच्छा, तो काम किस तरीके से करेगा, सबसे पहली बात ये है कि एक स्लो स्टेप होगा। ठीक है ना, एक स्लो स्टेप के अंदर क्या होगा, एक हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आएगी। उस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर अब आप क्या देखोगे, रेडिकल को कुछ भी नहीं होता, इस कार्बन को कुछ नहीं होगा, इस हाइड्रोजन को कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से ये कार्बन अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। अच्छा, दोनों ही बीटा है ना, ऊपर वाला हाइड्रोजन भी बीटा ही है। ठीक है ना, तो कहीं ऐसा ना आप कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पर फिर आ गया। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, ये अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ये भी निकलने की कोशिश कर रहा है और इसी वक्त इसने जो अटैक किया था, ये जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, इसने यहाँ पे अटैक किया था। जब इसने यहाँ पे अटैक किया था तो यहीं पर ही कंबाइन हो रहा है हमारे पास OH, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट आ रही है। ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है ना, और ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकलने की कोशिश करेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कौन सी स्टेट है, दरमियानी स्टेट है, ये है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, ये बायोमॉलिक्यूलर को समझा रहा हूँ। बायोमॉलिक्यूलर के अंदर याद रखो एक ही स्टेप होता है, स्टेप एक ही होता है। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे समझाता हूँ आखिर में। ठीक है, समझ जाना। अब ये जो कार्बन हमारे पास आया है इसके साथ ये H यहाँ से हट गया, OH H के साथ कंबाइन हो गया। हमारे पास होगा क्या, यहाँ पे जो कार्बन होगा इसके साथ तो एक तो कोई ना कोई रेडिकल है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा। 2 हाइड्रोजन थे बीटा वाले कार्बन के साथ और दरमियान में बन जाएगा डबल बॉन्ड। इधर आ गया कार्बन
और इसके साथ जो अल्फा वाला कार्बन था इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर कोई ना कोई अल्कीन बनेगा। और साथ साथ हमारा जो OH था वो H के साथ जाके कंबाइन हुआ तो यकीनन हमारे पास H2O आ जाएगा। और जो बात आपको बताई थी कि ये जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड जो भी जुड़ा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जो है वो हैलाइड आयन बनाएगा, और हैलाइड आयन यहाँ पर हम बना देते हैं X नेगेटिव से। तो आप देख लो मुकम्मल तौर पे एक ही रिएक्शन है, एक ही स्टेप के अंदर हुआ है, इस वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, एक ही स्टेप है, एंड दैट इज़ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग है। तो रेट डिटरमाइनिंग का मतलब क्या हो गया कि ये एक ही स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाहूँ, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन यहीं पर ही समझा देता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे मालूम करना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो याद रखो वो सीधा सीधा कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कांस्टेंट, और यहाँ पर आ जाएगा, दोनों पे डिपेंड करेगा ना, CH2, बल्कि इधर नहीं बताते, चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इधर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना चाह रहा हूँ, तो याद रखो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर बराबर आएगा कि जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है इसके साथ आ जाएगा हमारे पास दोनों के दोनों, यानी कि R के साथ क्या, CH2 और कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, कोई भी अल्काइल हैलाइड था यहाँ पर, और साथ में OH नेगेटिव, यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आया था उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। जब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा इसी वजह से तो इसको कह रहे हैं बायोमोलिकुलर, क्योंकि वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। और आप जानते हो ये जो K है, K किसको शो कर रहा है, को है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो एक्चुअली वो तो कांस्टेंट है, यानी कि डिपेंड कर रहा है इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर, इस वजह से इसे हम कहते हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, या उसको हम E2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो गया, जैसे इसके अंदर एक ट्रांजिशन स्टेट आती है और इसी तरीके से काम होता है। अब यही अगर ये एक स्टेप के अंदर हुआ, याद रखो बायोमोलिकुलर है, तो बायोमोलिकुलर की एक और अहम बात है, ओनली वन स्टेप, और इसका मतलब वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। आखिर में अब अगर मैं बताऊं, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो लास्ट बात हमें समझनी थी वो है यूनिमोलिकुलर, ये सेकंड है हमारे पास, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, जिसे हम E1 भी कहते हैं रिएक्शन। अब E1 है तो अब सारी बातें जो है ना जो वहाँ पर हमने समझी थी उसको यहाँ पर रिवर्स करो। वहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बात समझाई कि डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर, रेट डिपेंड कर रहा है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट ओनली, यानी कि जहाँ पर अल्काइल हैलाइड मौजूद होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है, और इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में। तो बाकी सेकेंडरी का क्या, सेकेंडरी में दोनों होते हैं, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन वगैरह पे, लेकिन वो फ़िलहाल मकसद नहीं है समझना, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। और वहाँ की आखिरी बात क्या थी कि एक स्टेप होता है और यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। और 2 स्टेप्स होते हैं, इसी वजह से एक स्टेप में एक ही स्टेप होगा जो रेट डिटरमाइनिंग होगा और उसके अंदर एक ही एटम होगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 2 स्टेप्स होंगे, ठीक है ना, इसके अंदर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं बताऊँ स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, तो याद रखो कार्बोनियम आइन का बनना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आइन, ठीक है ना। एक तो कार्बोनियम आइन बनेगा, पहला वाला स्टेप ये होगा कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करेगा, और फिर क्या हो जाएगा, उसमें आयनाइजेशन होगी और फिर कार्बोनियम आइन बन जाएगा। जबकि जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर फिर जाके वो डबल बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और मेन तो स्टेप्स वही हैं, मेन स्टेप्स तो आप भूलिए नहीं, बीटा हाइड्रोजन का रिमूव होना और अल्काइल जो हेलोजन है एटम है उसका रिमूव होना, और इसके अलावा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होना। और यहाँ पे भी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगी आखिर में, और ये स्टेप नंबर 2 होगा, यानी कि कोई ना कोई अल्कीन बनेगा। यानी कि ये काम जो होगा यहाँ पर
वो दो स्टेप में होगा। एक जाहिर सी बात है स्लो स्टेप होगा और एक फास्ट स्टेप होगा, और जो स्लो वाला होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग। तो एक एग्जाम्पल फॉर E1 रिएक्शन, कोई टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। एक तरफ आ गया CH3, फिर एक तरफ आ गया CH3, और फिर इस तरफ भी आ गया CH3, एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर जो है वो मौजूद है हमारे पास कोई ना कोई हेलोजन, ठीक है ना। अच्छा जी, सबसे पहली बात, यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ये कैरी करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये एक स्लो और रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है ना। स्लो स्टेप होता है और इसके अंदर जो है वो कार्बोनियम आयन बन जाता है। कैसे बनेगा आप देखिए, CH3 एक अपनी जगह पर है, यहाँ पे कार्बन आ गया, ये कार्बोनियम आयन हो गया, और बाकी CH3 और CH3। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो जो हेलोजन था वो हैलाइड आयन बन गया। यहाँ पर दो काम हो गए। ये जो स्टेप नंबर 1 है ना हमारा, इसके अंदर ये सब कुछ हो गया। तो याद होगा स्टेप नंबर 1 में कार्बोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। ये क्या नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, और ये आ गया हमारे पास, ये अभी भी टर्शियरी तो है लेकिन ये है कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। और ये जो है वो हमारे पास हैलाइड आयन आ गया, हेलोजन जो है वो हैलाइड आयन बन जाता है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, और ये स्लो स्टेप है, यानी कि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आखिर में जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो हम सिर्फ इसी को ही देखेंगे जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर। अब अगर हम स्टेप नंबर 2 की बात करें तो अब स्टेप नंबर 2 में होगा, यानी कि अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, ये आ गया OH नेगेटिव, और फिर अभी आके हमारे जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जिसमें क्या क्या नज़र आ रहा है हमारे पास, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो एक ये हाइड्रोजन आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, CH3 है ना, ये आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, और फिर इसके साथ जुड़ा हुआ है एक और कार्बन, ठीक है, ये भी आ गया कार्बन, और इसके साथ फिर आ गया CH3, और इधर भी आ गया CH3, ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, ये जो है वो फास्ट रिएक्शन होगा, और स्टेप वही है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, और ये जो हमारे पास बीटा वाला हाइड्रोजन था इसका यहाँ से रिमूव होना, ठीक है ना। ये बीटा हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके इस पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हुए फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा यहाँ पे कार्बन, और ये आ गया 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, और फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ से अब हेलोजन को हटाने की ज़रूरत तो है नहीं, वो तो अपनी जगह पर पहले ही जा चुका है, अलग हो चुका है। ये आ गया डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर आ गया CH3। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ना कोई अल्कीन बन जाएगा, और इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास H2O बन जाएगा, क्योंकि OH जाके अटैक कर रहा है H के ऊपर। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि आखिर के अंदर हमारे पास अल्कीन फॉर्म हो गया है, और ये जो रिएक्शन है ये फास्ट है, यानी कि इस स्टेप पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं करेगा। स्टेप जो डिपेंड करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ पहले वाले पे डिपेंड करेगा, कि आपको पता है स्पेसिफिक कांस्टेंट है, वो डिपेंड करेगा CH3, ठीक है, 3 थे ये और कार्बन के साथ जुड़े हुए थे, और इसी के साथ साथ एक हेलोजन भी जुड़ा हुआ था। सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये एक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से मैंने बताया कि क्या कहलाता है, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि ये कहलाता है हमारे पास E1 रिएक्शन, क्योंकि ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है ना। बाकी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है वो E1 E2 दोनों ही करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके साथ जो सॉल्वेंट है उसका नेचर क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आज का जो लेक्चर है यूज़फुल रहा होगा, और आपको जो रिएक्शंस हैं उनको समझने में आसानी हुई होगी। कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।